121। ये ग्राफ बिल्कुल ये टेम्परेचर वाला है ना, बायोम वाला जो ग्राफ है, इसको वलीना बिल्कुल से याद रखना, ये ग्राफ आ सकता है और ग्राफ आएगा तो 3 मार्क का क्वेश्चन में आएगा। एक तो ये चीज याद रखना। पहले आप देखो इसमें डाउट, इस वाले चैप्टर में क्या डाउट है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आप पहले डाउट पूछ लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। पहले डाउट पूछो फिर मैं बताऊंगा। 5 मार्कर क्या है, 3 मार्कर क्या है, 2 मार्कर क्या हो सकता है। शिरीन बताओ भाई, कोई डाउट हो आपका, है ना। चलो वाले ने तो पूछा, कोई डाउट देखो। आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रहे हैं और उसके अलावा भी बाकी पिछले चैप्टर में कोई डाउट हो। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। देखो मैं सिर्फ वही उतनी की बात करूंगा जो दिया है एनसीईआरटी में, है ना, क्योंकि आपको जो बोर्ड का आंसर लिखना है वो एनसीईआरटी से एक एक करके। तो पहला वाला क्वेश्चन ये पूछा लेना ने कि रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर ना। तो देखो एबायोटिक फैक्टर हमको पता था कि जितने नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर के लिए एनिमल क्या रिस्पॉन्स देता है या कोई भी प्लांट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या रिस्पॉन्स देता है ना, वो बात समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो मेजर एबायोटिक फैक्टर है उसमें सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल क्या क्या रिस्पॉन्स करता है ना? तो देखो टेम्परेचर कैसे सीजन में वेरी करता है और कैसे कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ये बात हम लोगों ने देखी। तो टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए हम लोगों ने ये चीज देखा कि जब भी हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना, तो आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। पहले हम कहते हैं कि ऊपर 23.5 साउथ और ये 23.5 नॉर्थ हो गया, है ना। पहले हम वेरिएशन देखते हैं, इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं। इसके बाद इसी तरह से, है ना, इसी तरह से आप ऊपर वाला हम लोग बोलते हैं कि 33.5 66.5, है ना, 66.5 डिग्री, है ना, ऊपर की तरफ बोलते हैं नॉर्थ और नीचे की तरफ ऐसे साउथ हो जाता है। और इसको हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री। और हम ये कहते हैं कि जब भी हम यहाँ से इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को आप क्या बोलते हो। देखो कोशिश करता हूँ मैं डायग्राम ही खोल लूँ कोई। देखो अगर इसका डायग्राम है तो मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। नहीं मेरे पास डायग्राम नहीं है। देखो मैं इसे समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, इसे हम लोग, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन किसे बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री के दोनों तरफ इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट, टेम्परेट, है ना। और फिर ऊपर की तरफ जो होता है उसको हम लोग टेम्परेट या टुंड्रा कहते हैं, है ना, टेम्परेट टुंड्रा इसको आप बोलते हो, ठीक है। या फिर से फ्रोजन जोन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या ऊपर से यहाँ से तरफ बढ़ेंगे, दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर घटने की वजह से वेजिटेशन और जो एनिमल्स होते हैं वो सब चेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज और बताया था, एक चीज आपने आपको और बताया था कि ओशंस में बहुत सारी जगह पे हाइड्रोथर्मल वेंट पाए जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट वो होते हैं
जहां पर ओशंस की फ्लोर में लावा निकलता रहता है, वहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर बना ही रहता है। वहां पर कौन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? सिर्फ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, है ना? अब देखो, इसमें से मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर के बेसिस पे एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक यूरीथर्मल और दूसरा स्टेनोथर्मल्स, है ना? तो हमने ये पढ़ा था कि एक होते हैं यूरीथर्मल, है ना, और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल। जो यूरीथर्मल्स एनिमल वो होते हैं जिनमें कि हमने ये पढ़ा कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं, है ना? तो वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं, तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं? मतलब इनको प्लस और माइनस में दोनों में टेम्परेचर बियर करने की कैपेबिलिटी बहुत होती है। ह्यूमंस हो गए, ठीक है, कैमल हो गया, है ना? चाहे आप ठंड में ले जाओ, चाहे उसको गर्मी में ले जाओ, दोनों ही कंडीशन में वो सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखता है ना? बहुत सारे मैमल्स में कैपेबिलिटी पाई जाती है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को थ्राइव करने में। दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल वो होते हैं जो बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं पर भी 23 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वाटर का टेम्परेचर है या उससे कम टेम्परेचर है, तो आपको वहां पे स्पॉन्जेस नहीं मिलेंगे। तो स्पॉन्जेस ऐसे एनिमल है जो बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं। फिशेज हो गई, फिशेज अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही फिश पाई जाती है। हर फिश का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उससे कम या उससे ज्यादा में वो फिश सर्वाइव नहीं कर सकती है, राइट? तो इनको हम लोग स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल कहते हैं। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, आखिर ये प्लांट और एनिमल ये हाई और लो टेम्परेचर में, जैसे मान लो कोई भी प्लांट स्टेनोथर्मल है, तो वो हाई या लो टेम्परेचर में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाता? एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के हार्मोन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही काम करते हैं। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से लो में या पर्टिकुलर टेम्परेचर से हाई में वो हार्मोन काम करना बंद कर देते हैं। तो हार्मोनल की एक्टिविटी सीज हो जाने की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमको आपको कहीं पर -40 या -50 डिग्री सेंटीग्रेड में हम आप फंस जाएं, चारों तरफ आइस हो, तो आप जानते हो हमें बहुत ज्यादा देर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब 8-10 घंटे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी के एंजाइम काम करना बंद कर देंगे और बंदे की डेथ हो जाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमेशा मेंटेन करके रखना होता है और उसी टेम्परेचर पे एंजाइम फंक्शन करते हैं। अगर टेम्परेचर उससे कम या ज्यादा होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी को उसका असर पड़ता है, ठीक है? तो पहला तो हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर समझ में आ गया अलीना? यस सर। बिल्कुल पक्का? यस सर। तो आपको ये बात याद रखना है कि एंजाइम की एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट, दो चीजें याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर आप डिस्क्राइब करोगे, तो एक तो एंजाइम एक्शन, है ना, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और दूसरा आप मेंशन करोगे कि मेटाबॉलिक रेट। दो चीज मेन चीज है जो एंजाइम पे जो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और इसीलिए टेम्परेचर के बेसिस पे, है ना। अब दूसरी चीज है, जैसे पोलर बियर, वो क्या है, स्टेनोथर्मल है, वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं वाटर पे। अब वाटर में क्या देखो, वाटर में भी क्या है, वाटर में जब हम बात करते हैं सी की, है ना, तो सी की जब बात करते हैं तो भाई चारों तरफ वाटर स्कैर्सिटी तो हो ही नहीं सकती। यहां पर भी क्या होता है कि यहां पर जो चीज मैटर करती है सी में जब बात करते हैं, तो दैट इज क्वालिटी ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्वालिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे होता है। इसमें भी हमने क्या किया हुआ है कि एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले है स्टेनोहेलाइन और दूसरे हैं यूरीहेलाइन। यूरीहेलाइन, अब सेम चीज जैसे हमने स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल में पढ़ा हुआ था, है ना। तो वहां पर जो स्टेनोथर्मल होते हैं वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी पे, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, मतलब ज्यादा सैलिनिटी हुई, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ, वहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे। यूरीहेलाइन कौन होते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को बियर कर सकते हैं। सैलिनिटी ज्यादा हो तो भी बियर कर सकते हैं, सैलिनिटी कम हो तो भी बियर कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि पीएच वैल्यू और केमिकल कॉम्पोजिशन, दो चीजें वाटर के इंपॉर्टेंट है ना। सॉल्ट जो होता है, मैंने आपको लिखवाया भी है कि जो इनलैंड वाटर होता है ना,
तो इनलैंड वाटर में सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 5 होता है, ठीक है। और फिर सी में कितना होता है, तो इनलैंड में 5 होता है। इनलैंड का मतलब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्स की, मैं बात कर रहा हूँ पॉन्ड्स की। और जब हम लोग इसको बात करेंगे सी में, तो सी में वाटर की जो है सैलिनिटी होती है वो 30 से लेकर के 35 होती है, ठीक है। और फिर जब हम लोग बात करते हैं किसमें, हाइपर सैलाइन लगून्स की, तो हाइपर सैलाइन लगून में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे इसी में डेड सी बीसी में आ जाएगा, तो इनकी जो होती है वो 100 से ज्यादा होती है, 100 से ज्यादा होती है इनकी सैलिनिटी, राइट। तो ये अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनिमल्स का, एनिमल्स और प्लांट का, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है या सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। जब हम लैंड में बात करते हैं तो लैंड में डिस्ट्रीब्यूशन जो एनिमल्स का होता है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे होता है ना। तो अगर लैंड में बात की जाए तो लैंड में एनिमल और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की अवेलेबिलिटी पे होता है। अब आप ये कहते हैं कि जहां पर एक तो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर पानी खूब सारा बरसता है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पे, ठीक है। फिर क्या होते हैं डेसिडुअस, जहां पर मीडियम होती है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब समझो कि 250 ये सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो, वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पा जाएंगे, है ना। फिर आते हैं डेसिडुअस, जहां पे आप समझिए कि 200 से लेकर के 250 के बीच होती है सेंटीमीटर बारिश, वहां डेसिडुअस फॉरेस्ट पा जाते हैं। फिर क्या होता है सेमी एरिड, सेमी एरिड वो जोन होते हैं जहां पर बारिश होती है 100-150 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास। और फिर तीसरे चौथे वो होते हैं क्या, जीरोफिटिक, जीरोफिटिक या उन्हीं को हम लोग एरिड कहते हैं। एरिड वहां पर होता है जहां पे जैसे जैसलमेर हो गया 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है पूरे साल में, ठीक है। तो इस तरह से जो लैंड में वाटर की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे एनिमल्स और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाटर, और अगर हम लोग वाटर की बात करें तो सी में ओशंस वगैरह में वहां पे वाटर की क्वालिटी के बेसिस पे क्या होता है एनिमल्स और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं लाइट में, है ना। चौथा, ये तीसरा एडेफिक फैक्टर है हमारा लाइट, मतलब तीसरा जो फैक्टर है वो लाइट होता है। थर्ड है लाइट। अब लाइट में देखो, लाइट में अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं, है ना। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हीलियोफाइट्स, हैं। और जो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो फ्लोरिश करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कायोफाइट्स, है ना। स्कायोफाइट्स कौन हो गया, मनी प्लांट हो गया। मनी प्लांट को अपन बाहर नहीं रखते हैं, मनी प्लांट को हम लोग घर के अंदर ही रखते हैं, है ना। एक और डक वीड करके आता है, उसको डक वीड कहते हैं, वो भी प्लांट होता है। वो प्लांट भी हम लोग कहाँ रखते हैं, हम लोग उस प्लांट को भी अंदर ही रखते हैं, है ना। ये सब स्कायोफाइट हो। तो स्कायोफाइट मेनली रनर्स होते हैं, वो रनर्स क्रीपर्स वगैरह होते हैं जो फॉरेस्ट में नीचे की तरफ पाए जाते हैं, वो कम लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हीलियोफाइट्स वो होते हैं जिनको हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, है ना। लो लाइट इंटेंसिटी में अपने लिए फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये हो गए। और देखो ये तो मैंने बता दिया आपको। और दूसरा क्या चीज होता है, फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड लाइट का एक्सपोजर का टाइम, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। फोटो पीरियड के बेसिस पे हमें पता है क्या कौन कौन से होते हैं, या पढ़ा है ना, शॉर्ट डे प्लांट Yes, sir. और लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे कौन हो गए, डे न्यूट्रल प्लांट, है ना। तो लाइट अफेक्ट करती है क्या, प्लांट के रिप्रोडक्शन को। तो फोटो पीरियड प्लांट में रिप्रोडक्शन को फर्क करता है। एक चीज और, लाइट और दूसरा टेम्परेचर, ये अफेक्ट करते हैं एनिमल्स के रिप्रोडक्शन को भी, है ना। जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, क्योंकि इनके जो गोनट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे ही एक्टिवेट होते हैं, ठीक। एक और चीज, 500 मीटर नीचे ओशंस में, जहां पर लाइट के एग्जिस्टेंस के बारे में एनिमल्स को पता ही नहीं, है ना। तो 500 मीटर बिलो द ओशन सरफेस, वहां पे लाइट का कोई रोल नहीं होता, और वहां पे लाइट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि सन की एनर्जी का एग्जिस्टेंस वहां तक नहीं है, सन की एनर्जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। Yes, क्लियर, sir. ये लाइट का रोल हो गया। अब आ जाते हैं सॉइल पे, चौथा फैक्टर है हमारा सॉइल।
सॉइल में क्या चीज है, सॉइल में डिपेंड करता है सॉइल का कॉम्पोजिशन। सॉइल का कॉम्पोजिशन की बात की जाए मतलब कितना उसमें मिनरल मौजूद है, कितना उसमें सॉल्ट मौजूद है, कितना ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, पार्टिकल साइज। सॉइल फाइन है या कोर्स है, कोर्स है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, फाइन है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, है ना। तीसरी चीज किस बात पे डिपेंड करती है, पीएच, ठीक है, और क्लाइमेट, ठीक है। तो पर्टिकुलर जगह की जो सॉइल होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि क्लाइमेट क्या है, वहां पे वेदरिंग प्रोसेस क्या है, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, ग्रेन साइज क्या है ना, पीएच क्या है, मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, और एक और बात, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी माउंटेनस रेंज पे क्या होता है, वहां पे वाटर की मतलब बारिश तो बहुत होती है लेकिन वाटर वहां पे रुकता नहीं है, वो चला जाता है, मतलब वहां से बह जाता है ना। और तो ये चीजें मिलकर के डिफाइन करती हैं कि पर्टिकुलर जगह की वेजिटेशन क्या होगी और पर्टिकुलर जगह में रहने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं, ठीक है। और बताओ शिरीन, बताओ बेटा इस वाले चैप्टर में क्या डाउट है। बोलो जो भी डाउट हो मैसेज करो, चाहे बोल के बताओ। और बताओ इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में कौन कौन से और डाउट है आपके, कौन से डाउट। चेक करो लेना और डाउट। फिर मैं आपको एक एक बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीजें, कौन सा डायग्राम याद रखना है, और चैप्टर बहुत बड़ा है। इसे देखना चाहिए, इसे 2 मार्कर भी बनेंगे, 4 मार्कर भी बनेंगे, 5 मार्कर भी बनेगा, सिर्फ तीनों क्वेश्चन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर सब बनने का स्कोप है। डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मर एंड रेगुलेटर सिंपल है, ठीक है। देखो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कन्फॉर्मर की बात कीजिए पहले। कन्फॉर्मर, कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स की अगर हम लोग बात करें तो दो चीजें होती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और बाहर की तरफ हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, कन्फॉर्मर वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाते, है ना। मतलब बाहर टेम्परेचर अगर बढ़ा तो अंदर भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बाहर टेम्परेचर कम हुआ तो अंदर भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर की होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज नॉट मेंटेन, ठीक है, मेंटेन। कैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं फिशेस की, है ना। तो फिशेस हो गई, फिश, और हम बात करें एम्फीबियन की। अब क्या होता है कि बाहर अगर वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ, गिर गया, तो उनके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा। और अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए दोनों ही कंडीशन में ये बचने के लिए क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। तो ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं तो भी आपको मछलियां नहीं दिखाई देंगी, बहुत हाई हीट कंडीशन में वो एकदम मिट्टी के अंदर घुसी हुई होती है। और अगर हाई लो टेम्परेचर होता है तो भी आपको सर्दियों का समय, इस समय आपको फिशेस बाहर नहीं दिखाई देंगी, वो मिट्टी के अंदर अंदर की तरफ घुसी हुई होती है। क्योंकि नीचे की तरफ एक कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है ना। वाटर में क्या होता है कि सिर्फ सरफेस पे उसका टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है ना। तो
इसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी होम्योस्टेसिस की वो मेंटेन करके नहीं रख पाती है ना। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन ना रख पाने की वजह से, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाती। इनके ऐसे एनिमल्स को हम लोग कन्फॉर्मर बोलते हैं, जिनमें एक्सटर्नल चेंज होने से इंटरनल चेंज भी होने लगते हैं, और ये ज्यादा वाइड रेंज तक अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। दूसरे हो गए रेगुलेटर। अच्छा, कन्फॉर्मर ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कन्फॉर्मर मेनली कौन है? कन्फॉर्मर मेनली लोअर एनिमल्स है ना। एग्जाम्पल के तौर पे फिश हो गए, लोअर एनिमल है। इनमें क्या होता है, एक और चीज है, अब इनका सरफेस एरिया अगर आप देखो, किसी फिश के बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और कंपेरिजन में उसका मास कम होता है ना। तो इनकी जो बॉडी से जो हीट को लूज होना होता है, लूज जो हीट का लॉस्ट होता है और गेन होता है, वो दोनों ही ज्यादा होता है, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि सरफेस एरिया मास के कंपेरिजन में ज्यादा है, राइट। तो इसलिए दूसरी एक और चीज है, ये जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाना, बॉडी के अंडर इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रख पाना, ये एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आपको समझना चाहिए। और इस एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस को कन्फर्मर अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए वो कन्फर्मर है, और इसीलिए मोस्टली कन्फर्मर आप देखेंगे कि लोअर एनिमल्स। अब बात आ जाती है रेगुलेटर्स की। रेगुलेटर आप देखेंगे मैमल्स मैक्सिमम रेगुलेटर ही है ना। तो मैमल्स आर रेगुलेटर। रेगुलेटर वो होते हैं जो, तो देखो एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे हमें वो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ पे देखो आप कैसे बनाते हो, ये हो गया है ना। और यहाँ पे आप इस तरफ मेंटेन करते हो इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे आप मेंटेन करते हैं एक्सटर्नल। जैसे जैसे एक्सटर्नल में चेंज आ रहा है, इंटरनल में भी चेंज आते हैं, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ठीक है। आप देखो, क्लियर है यहाँ पे? कन्फर्मर समझ में आ गया अलीना? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रेगुलेटर पे। रेगुलेटर वो हो जाते हैं, हम आप रेगुलेटर हैं। अभी क्या है, हम आप गर्मियों से सर्दियां आई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर था भाई साहब 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट, चाहे आप इसको बोलिए 96 डिग्री फॉरेनहाइट है ना, सॉरी 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 96.4 फॉरेनहाइट है ना। अब क्या है, इतना ही टेम्परेचर बने रहना। अब बाहर क्या हुआ है, टेम्परेचर गर्मियों में बढ़ता जा रहा है, ये टेम्परेचर पहुंच गया 40 50, हम आप वहीं खड़े हुए हैं है ना। और या देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, अभी यहाँ पहुंच गया कितना, मान लो यहाँ पे 37 पहुंच गया है ना। नहीं सॉरी, टेम्परेचर ये तो इंटरनल है, इंटरनल हमारा 37 रहेगा। एक्सटर्नल क्या है, ये पहुंच गया जाकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्वेटिंग बढ़ती जाएगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ती जाएगी, लेकिन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर नहीं मिलता, टेम्परेचर उल्टा चला जाए है ना। -25, -40, भाई साहब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं गिरने वाला। तो आपका एक ग्राफ ऐसे बनेगा है ना। तो ये वो कौन होते हैं, ये वो टेम्प जो है, जो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं है ना। ये अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं और होम्योस्टेसिस को बिगड़ने नहीं देते। तो हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। क्लियर है? Yes, sir. मैमल्स रेगुलेटर हैं क्योंकि इवॉल्व्ड एनिमल है, और वो इस एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी है। और बताइए, और देखो,
पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। अच्छा, पूरा सब समझा दो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। Yes, sir. ठीक है, चलो एक एक पकड़ता हूँ, मैं एनसीईआरटी से पकड़ता हूँ। पॉपुलेशन, ठीक है, देखो ग्रेडेशन, कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सिटीजन। ठीक है, चलो एक एक करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेडिशन पे, है ना, एक एक चीज पे आते हैं। तो मैं पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन पढ़ता हूँ। पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, देखो सबसे पहले मैं आता हूँ, सबसे पहली चीज है प्रीडेशन। देखो प्रीडेशन में क्या होता है कि प्रीडेशन में दो चीजें होती हैं, है ना, एक तो होता है प्रीडेटर और दूसरा होता है प्री। तो प्रीडेशन मतलब होता है क्या है कि जब कोई भी एक एनिमल अपने फूड के लिए, है ना, अपनी भूख को खत्म करने के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे एनिमल की पूरी बॉडी या पार्ट को खा ले, उस पार्ट को हम प्रीडेशन कहते हैं। अगर किसी ने, देखो, नेवला सांप को मारता है लेकिन वो दुश्मनी में मारता है, इसको प्रेडेशन आप नहीं कह सकते, दिस इज नॉट प्रेडेशन, है ना। तो अगर कोई दो एनिमल एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते और वो एक दूसरे को मार देते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड प्रेडेशन, है ना। लॉयन के एरिया में कोई पैंथर आ जाए तो लॉयन उसको मार ही देगा, वो प्रेडेशन नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, जहां पे बिना किसी कारण के एक एनिमल दूसरे एनिमल को हार्म पहुंचाए या प्लांट दूसरे प्लांट को हार्म पहुंचाए। जैसे कि एप्पल का पेड़ और मिंट का पेड़ किसी दूसरे प्लांट को अपने आसपास ग्रो नहीं करने देना, उसका ना नुकसान है ना फायदा है, लेकिन वो किसी को ग्रो नहीं करने देगा, उसको हम लोग एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बोलते हैं, वो प्रेडेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रेडेशन का ये पूरा का डेफिनेशन होती है, ठीक है। फायदा इसका क्या होता है कि दे कीप प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये जो प्रे की पॉपुलेशन होती है इसको कंट्रोल करके रखते हैं। कैसे? अगर एक तरह से हिरन हटा लिए जाए, ठीक है ना, देखो मैं आपको बहुत लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। घर कहाँ पे तुम्हारा अलीना, दिल्ली में या यूपी में? दिल्ली में सर। दिल्ली में ही है, ठीक है, तो तुम लाइव समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, खैर मैं एग्जांपल देता हूँ। यूपी में आज की डेट में सबसे बड़ी ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम, इट इज नॉट इन न्यूज बट इट इज वाइडर स्प्रेड प्रॉब्लम। छोटे मोटे जो यूट्यूब न्यूज चैनल होते हैं ना, उनको अगर देखोगे वो तुमको बता दें। यूपी में क्या है कि किसान इतना ज्यादा परेशान है, प्रोडक्टिविटी ने, वो किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, किसान अपना काम कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं चीज से, और पूरा एग्रीकल्चर लैंड है पूरा, यहां से लेकर के यूपी स्टार्टिंग से आखिरी तक। गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल, कोई एनिमल्स को मारेगा। पूरे एरिया में एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, समझो। तो प्रेडेटर कौन था? स्लॉटरिंग करने वाले ह्यूमंस, वो प्रेडेटर थे एक तरह से, है ना। वो उसको फ्लेश के लिए, बाकी पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए खत्म कर देते थे। अब क्या है, उसकी पॉपुलेशन इतनी, इकोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पूरी की पूरी जो जितना भी खेत है सबको खराब कर रही है। वो एग्रीकल्चर जो जितने भी क्रॉप्स है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब मैसिवली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट विल हार्म प्रोडक्टिविटी 25% एंड मोर, 25% ज्यादा प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो प्रीडेटर होते हैं ना, वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। अगर लॉइन ना मौजूद हो तो डियर की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी की पूरी घास को चर जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, वो खाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, वो इंटर स्पेसिफिक जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो स्टार्ट करेगा, राइट। तो क्या होता है, ये प्रेडेटर जो होते हैं ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखने का काम करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, the prickly pear cactus introduced in Australia in early 1920 caused the havoc, spreading rapidly middle of the hectare of the greenland। याद रखना है, क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस था, उसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस, है ना, और वो उसने हैवॉक कॉज कर दिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में, वाइड स्प्रेड बहुत तेजी से फैलता है ना, ये ठीक। तो ये कैक्टस इंट्रोड्यूस कर दिया और इसने बहुत हैवॉक फैला दिया। फाइनली invasive cactus was brought under the control after the cactus feeding predator a moth after the natural habitat introduced in country biological control method।
तो अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि एक कैक्टस को ईट करने वाला एक मॉथ लेकर के, वो मॉथ क्या करता है, मॉथ मतलब बड़ा सा कीड़ा हो गया, पतंगे जैसा होता है। मॉथ क्या करता था कि कैक्टस के जो स्टेम होते हैं उनके स्टेम में चिपक जाता था, और स्टेम में चिपकने के बाद उनके जूस को सक कर जाता था, जिससे कैक्टस मर जाते थे। तो इस मॉथ को छोड़ दिया गया, तो कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए प्रीडेटर लाया गया। प्रीडेटर छोड़ने के बाद प्रीडेटर ने क्या किया, सब कैक्टस को डिस्ट्रॉय कर दिया, और तब कैक्टस पे कंट्रोल किया जाए। तो ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी से ही देना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अंडरलाइन कर लो, क्या नाम था, प्रिकली पियर कैक्टस, और कहां पे था, ऑस्ट्रेलिया में, 1920s की बात, ठीक है। इसको हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहा, और ये प्रीडेटर की हेल्प से कंट्रोल किया गया। ये क्वेश्चन 2 मार्कर में अलग से भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना। अब देखो प्रीडेटर क्या करते हैं, प्रीडेटर स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। कैसे, मान लो कहीं पर डियर की 4-5 स्पीसीज है, उनमें से 3 स्पीसीज कम है और 2 स्पीसीज ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाली स्पीसीज होंगी धीरे धीरे क्या करेंगी, वहां से जो कम स्पीसीज जो इनकी पॉपुलेशन कम, उनको शिफ्ट कर दें, है ना, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में वो उनको खत्म कर दें, ठीक है। लेकिन अगर प्रीडेटर होगा तो वो क्या करेगा, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा ही हंट होंगे, किसकी, जिसकी, भाई प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो हंट भी ज्यादा होंगे, राइट। तो क्या होगा, वो प्रे जो स्पीसीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, और एक और देखो दे रखा है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश पीस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर। A field experiment when all starfish Easter were removed in close intertidal area, more than 10 species of invertebrate become the extinct within a year, ठीक है। क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का एक कोस्ट है, वहां पर एक स्टारफिश पीस्टर नाम का एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है ना। फील्ड एक्सपेरिमेंट में जब उस प्रीडेटर को हटा लिया गया तो देखा गया कि 10 से ज्यादा इन्वर्टिब्रेट थे, वो एक साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। बाकियों ने उसको खत्म कर दिया, बाकियों ने उनको खत्म कर दिया, तो डाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पाई। इसलिए प्रीडेटर डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। ये 2 एग्जांपल अंडरलाइन करो, दोनों एग्जांपल याद रखना, अगर प्रेडिक्शन में आए तो दोनों आपको कोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे क्या करते हैं, कैमोफ्लॉज करते हैं। जैसे कैमलियन हो गया, वो कैमोफ्लॉज करता है ना, अपने कलर को चेंज करने का काम करता है। कैमोफ्लॉज की कैपेबिलिटी ओशंस में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसके अंदर जो स्क्विड्स होते हैं, है ना, स्क्विड्स के अंदर पाई जाती है, ठीक भाई। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फैटोफैगस, है ना। और कुछ में प्रेडेटर से बचने के लिए मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कैक्टस होते हैं, या ये जो अकेशिया हो गया, कैक्टस हो गया, इनमें थॉर्न पाए जाते हैं, है ना। A weed calotropis going abundant field, the plant produces highly poisonous cardiac glycosides. That's why they never see the cattle, goats and browsing them. तो देखो इसमें दे रखा है अकेसिया और कैक्टस में स्पाइन्स पाए जाते हैं, जिससे कि उनके प्रेडेटर मतलब गाय, बैल, भैंस, बकरियां उनको खा ना पाए। कैलोट्रोपिस एक पाया जाता है, वीड कैलोट्रोपिस, ये खुले मैदानों में पाया जाता है। इसके अंदर एक तरह का क्या पाया जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाया, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब हुआ इस तरह का एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, ब्लड की रेट को गिरा सकता है, तो वो पॉइजनस होता है। तो आपने देखा होगा कभी भी कोई भी एनिमल कुछ भी खाने के पहले सूंघता है, वो सूंघते रहते हैं ना, तब खाना वो शुरू करते हैं, तो वो इनको खाते नहीं है। तो ये प्रेडेटर से बचने के लिए अपने अपने उपाय हैं, ठीक है। यस सर। कैमोफ्लॉज मैंने आपको बता ही दिया, ये हो गया। अब आ जाते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन जनरली क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक होता है ना, अपने ही स्पीसीज के बीच में होता है। तो कंपटीशन किन किन चीजों के लिए हो सकता है, बताओ अलीना। सिंपल है, फूड के लिए। मकान, फूड, मतलब लैंड, ठीक है, मतलब रिजाइडिंग एरिया जहां पर दोनों रहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है। तो मेनली जो होता है वो रिसोर्सेज के लिए ही कंपटीशन होता है। इंटर स्पेसिफिक होता है, इंटर स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि एक स्पीसीज के मेंबर की रिक्वायरमेंट एक ही होती है, रहने के लिए एक ही जैसा हैबिटेट चाहिए और खाने के लिए एक ही जैसा खाना चाहिए। तो मेनली इंटर स्पेसिफिक, लेकिन ऐसा नहीं है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि साउथ अमेरिका में एक विजिटिंग चिड़िया है, जिस बर्ड है जिसका नाम है फ्लेमिंगोस।
वो कॉम्पीट करती है रेजिडेंट फिश से। अब देखो एप्स और पाइसीज दोनों ही भाई साहब मतलब दूर दूर तक दोनों का जीनस भी सेम नहीं है ना, स्पीसीज की तो बात ही जाने दो, ठीक है। दोनों अलग अलग ही फाइलम के एनिमल्स है ना, अलग अलग क्लास के एनिमल है, फाइलम में क्लास बोलेंगे, अलग अलग क्लास के एनिमल है। तो दोनों क्लास के एनिमल मतलब पाइसीज और बर्ड्स, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, दोनों की जो फीडिंग हैबिट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, दोनों ही छोटे छोटे जू प्लैंक्टन को खाते हैं, इसलिए दोनों के बीच में आपस में कंपटीशन। तो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। आप ये फ्लेमिंगो वाला याद रखना, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और एक और चीज है, द Abingdon tortoise in the Galapagos Island become extinct within a decade for the goats were introduced in the island. तो क्या हुआ, अब देखो टर्टोइज और गोट्स है, दोनों का कॉमन फूड क्या है, ग्रासेस, दोनों ही ग्रास खाते हैं। अब यहाँ पे एबिंगडन टॉर्टिस एक था, वो गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता था, और गैलापागोस आइलैंड में गोट इंट्रोड्यूस कर दी गई और 10 साल के अंदर वो कछुए गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि टॉर्टोइज का जो ग्रेजिंग रेट थी बहुत स्लो था, और सब घास को ही चर जाते थे, कौन, ये गोट सब घास को चर जाती थी, जिसकी वजह से टॉर्टोइज को खाने के लिए ग्रासेस नहीं मिली और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल थे, एक फ्लेमिंगो वाला है ना, दूसरा था टॉर्टोइज वाला, ये एग्जांपल थे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के, है ना। और इसमें एक चीज याद रखना, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने लिखा भी था, दैट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली, इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड म्यूचुअली। तो मैंने आपसे बताया कि दो स्पीसीज है ना, ठीक है, जो रिलेटेड स्पीसीज हो, सेम फूड और सेम स्पेस के लिए है ना, जो कॉम्पीट कर रही हो, उनमें से दोनों एक साथ लंबे समय तक कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो इंफीरियर वाली स्पीसीज होगी उसको धीरे धीरे सुपीरियर वाली जो स्पीसीज होगी वो उसको क्या करेगी, सक्सीड कर देगी। आप देखो कहीं पर अगर किसी एरिया में वो काले मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदर एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि जो काले मुंह वाले बंदर होते हैं वो लाल वाले बंदरों को वहां से भगा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिसोर्स सेम है, दोनों का हैबिटेट सेम है, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को वहां से सक्सीड कर देगा। So, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। हाँ, एक और चीज है, इसमें लिखा है इफ टू स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग द इंस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग एंड डिफरेंट फॉर गेइंग पैटर्न। अगर दो स्पीसीज हैं उनका हैबिटेट और सेम है, लेकिन अगर उनकी टाइमिंग में फर्क है, एक नॉकटर्नल एनिमल है और डे टाइम एनिमल है, तो उनके बीच में कंपटीशन फिर नहीं होगा, ठीक है। पैरासिटिज्म, अगला आता है पैरासिटिज्म, ठीक है, पहले देखो ये समझ में आ गया पूरी तरह से, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट हो, लेकिन उसका इंटेंशन होस्ट को मारने का ना हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं। यहां पर जो न्यूट्रिशन या शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है वो होस्ट है, और जिस पे डिपेंडेंट है वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट का इंटेंशन होस्ट को मारने का बिल्कुल नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म बोलते हैं, है ना। और पैरासाइट की लाइफ में एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि जो स्पोरोजाइट होता है उसके दो होस्ट होते हैं, एक मॉस्किटो हो गया, एक ह्यूमन हो गया। मलेरिया के साइकिल पता है ना, याद है ना, है यस ना। सर। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप देखोगे लिवर फ्लूक जो होता है उसके जो इंटरमीडिएट होस्ट एक स्नेल फिश होती है और दूसरा ह्यूमन होता है, दो होस्ट होते हैं, है ना। मलेरिया पैरासाइट दो हो गए, ठीक है। Majority of the parasite harm host. They may reduce their survival, growth and reproduction of the host and reduce the population density, है ना। उनका इंटेंशन तो नहीं होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो नुकसान ही पहुंचाते हैं होस्ट को, और कैसे, उनकी हेल्थ को, है ना, उनके सर्वाइवल को, उनकी ग्रोथ को, उनकी रिप्रोडक्शन को, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी अफेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के बाहर चिपके हुए होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में लाइसिस हो गए,
माइट्स हो गया, है ना, कुत्तों की बॉडी में पाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गए। कसकटा, ठीक है, जो ना समझ में आया पूछ लेना मेरे को। कसकटा, है ना, कसकटा एक्टोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये मैंने आपको बताया कि ये स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट क्या है, एंडोपैरासाइट, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। तो निमेटोड्स जो हो गए, राउंड वॉर्म्स वगैरह, वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंडोपैरासाइट। ब्रूड पैरासिटिज्म एक एग्जांपल है, याद है, कुकू, Yes, sir. ये भी याद रखना, पैरासिटिज्म। ये 2 मार्कर में अलग से भी आ सकता है, ब्रूड पैरासिटिज्म, है ना, 2 मार्कर क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है। अब आते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म देख लो। कॉमेंसलिज्म में क्या है, वन स्पीसीज बेनिफिट अदर बट नीदर हार्म, ठीक है। जैसे कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का फायदा लेती है लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाती। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्किड के जो पेड़ होते हैं, वो ऑर्किड के पेड़ हमेशा कहाँ पे उगते हैं, मैंगो के प्लांट के ऊपर उगते हैं, मेघालय में बहुत अमाउंट में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ मैंगो के प्लांट से अपनी शेल्टर लेते हैं, ना तो इससे न्यूट्रिशन लेते हैं ना वाटर लेते हैं। बाहर इनकी रूट लटकी हुई होती है, उनमें एक वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, आप देखेंगे मैंने नोट्स पे लिखवाया है, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है। वो उससे क्या करती है, ये हाइग्रोस्कोपिक रूट होती है, एटमॉस्फेयर से अपना वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट से वाटर भी। ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मैंगो के प्लांट को क्या हुआ, ना फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर इसको फायदा हो गया। इसको यहाँ पर ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ ना नुकसान हुआ, और यहाँ पर लेकिन इसको फायदा हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेंसलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल लिया गया सी एनिमोन, है ना, सी एनिमोन, ये इसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, इनके बीच में एक फिश पाई जाती है, क्लॉफिश। क्लॉफिश सी एनिमोन के अंदर रहती है ना, वो सी एनिमोन को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन क्लॉफिश को कोई खा नहीं सकता ये सी एनिमोन के रहते हुए, है ना। तो ये इसका फायदा हो गया, तो एक का फायदा हुआ, दूसरे का ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, इसको हम कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। क्लियर? Yes, sir. सर आपने देखा है ऑर्किड फ्लावर? हाँ, ऑर्किड प्लांट मैंने देखा है। मैं तुमको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि मैं अभी लास्ट ईयर क्या हुआ कि आई एम फ्रिक्वेंट विजिटर ऑफ उत्तराखंड, मतलब पूरा मेरा घुमा उत्तराखंड, हिमाचल में कोई जगह बची नहीं है जो मैंने ना देखा हो, है ना। जब स्टूडेंट था तब बाइक से घूमता था, फिर कार से घूमने लगा, अभी भी स्टिल आई एम फ्रिक्वेंट विजिटर। तो लास्ट टाइम क्या हुआ कि आई वाज इन नैनीताल, और आई बुक्ड स्मॉल रिसोर्ट था, जे विलेज करके उसका नाम था, नैनीताल से 5 किलोमीटर पहले। तो मैं गया वहां पे, और जब मैं गया तो एक हट मैंने ले ली, मैं और मेरा कजिन था, हम लोगों ने हट ले ली, और मैं रिसेप्शन के पास आया तो मैंने देखा कि वहां पे ऑर्किड था, और हर प्लांट में उसका बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ था, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखी थी। मैंने मैनेजर से पूछा, मैंने बोला भाई साहब इसका ऑनर साइंटिस्ट है कि प्रोफेसर है बायोलॉजी का, ये बताओ। उस वो ही वाज शॉक्ड, उसने बोला सर आपको कैसे पता, मैंने कहा फिर भी बताओ तो तुम। बोले सर वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बॉटनी के प्रोफेसर, ठीक है। क्योंकि लाइफ में मैंने पहली बार ऑर्किड देखा था, उस बंदे ने 4 ऑर्किड मैंगो का प्लांट ग्रो कर रखा था, उसके ऊपर 4 ऑर्किड उगा रखे थे। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन प्रैक्टिकली आई सॉ द ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द प्लांट, लाइक ऑन द प्लांट। तो इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा, लास्ट ईयर देखा। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं तो वैसे तो मेरा घर नोएडा है, होम टाउन इज माई कानपुर। तो सर होम टाउन आपका? कानपुर है मेरा होम टाउन, ओके मेरा सर। गाँव भी। तो बट आई एम स्टेइंग इन दिल्ली सिंस लास्ट 20 ईयर, ज्यादा हो गया, 20 साल, 20 साल 21 साल हो गए। नोएडा रहता हूँ, नोएडा में सेक्टर 100 मेरा रेजिडेंस है। सर मैं तो गई थी वहाँ पे एक बार। कहाँ पे, 100 में? हाँ सर। कहाँ पर 100 में, किस जगह पे? पर मतलब सर मुझे ऐसे थोड़ा सा ध्यान है बस, बहुत अच्छा, पहले की बात है। ओके ओके। MIG है वहाँ पे, वहीं पे मैं रहता हूँ, बगल में लोटस पॉलीगॉन है, छोटा सा सेक्टर 100, बहुत बड़ा भी नहीं है। तो देन आई सॉ द ऑर्किड, और कभी मौका लगेगा तो मैं फोटो खींच के लाऊंगा, आई विल गिव यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म में। इवन यू नो आई हैव सीन द पिचर प्लांट, से देखा है कभी तुमने पिचर प्लांट? नहीं सर। पिचर प्लांट भी मैंने पिचर प्लांट मैंने लाइव देखा मेघालय में। और लास्ट ईयर एक वो प्लांट पढ़ा है ना तुमने, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, वो जो
वो खा जाता है, कीड़े खा जाता है, इंसेक्टिवोरस। यस सर देखा है मेरा मैंने। एक स्टूडेंट है पंचमढ़ी में रहता है, उसने मक्खी खाते हुए मुझे फोटो खींच के भेजी अपने मोबाइल से। प्लांट ने ड्रोसेरा में हनी ड्यू प्लांट जिसको बोलते हैं, उसने मक्खी ऐसे कैप्चर कर रखी और वो फील्ड की फोटो थी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टाइम कभी जाना तो ऑब्जर्व करना, यू विल फील लाइक यू विल एंजॉय इट। तो मैं भी देखूंगी बड़े होके। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बारिश के थोड़ा पहले अगर या बाद में जाओगी तो तुम्हें फर्न, टेरिडोफाइट और ये रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, टेरिडोफाइट, ये सब मिल जाएंगे उत्तराखंड में। इवन ये क्या बोलते हैं, मॉसेस मिल जाएंगे, यू विल सी द मॉसेस। म्यूचुअलिज्म, अब देखो म्यूचुअलिज्म क्या होता है। म्यूचुअलिज्म वही है जैसे कि आप जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, इसी को आप सिम्बायोसिस भी कह सकते हो, है ना। जैसे कि माइकोराइजा हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, याद रखना, माइकोराइजा अलग से यस 2 सर। मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये माइकोराइजा है ना। तो माइकोराइजा में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जैसे मेनली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, तो उनकी रूट कैपेबल नहीं होती वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की रूट वीक होती है। तो जिम्नोस्पर्म की रूट के चारों तरफ क्या होता है कि फंजाई एक फिलामेंट जैसा मेंटल बना लेता है, उसको मेंटल कहते हैं। फंजाई क्या करता है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है जिम्नोस्पर्म के रूट को, बदले में जिम्नोस्पर्म के रूट उसको क्या देते हैं, फूड देते हैं। तो रूट में फूड होता है, स्टार्च होता है, तो फूड ले लेता है और बदले में उसको क्या दे देता है, वाटर और मिनरल। इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। माइकोराइजा एग्जांपल हो गया, लाइकेन आपने पढ़ा है, लाइकेन एग्जांपल हो गया, है ना। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। जैसे वैस्प जो होती हैं वो फ्रूट के अंदर रहती है ना, फिग के अंदर रहती है वैस्प, आपने देखा होगा। तो फिग को फायदा क्या होता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है। वैस्प को क्या होता है कि उसके अंदर जो नेक्टर होता है उसको खा लेता है ना, और प्लस अपने एग लेइंग कर देता है। तो 2 फायदे हो गए, है ना। तो जैसे फिग हो गया, अंजीर हो गया, और उसमें पाई जाने वाली वैस्प, उनके उनमें भी ये बेनिफिट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉपुलेशन इंडेक्स। पढ़ो और देखो कहीं पे डाउट हो पूछो। एग्जाम्पल जितने हमने पढ़े, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, और एग्जाम्पल कोड करके आना। एक और चीज अलीना, जब भी आंसर लिखना है एग्जाम्पल अंडरलाइन कर, ठीक है, ताकि टीचर को ये पता रहे कि स्टूडेंट को आता है। वहां पे जितना ज्यादा अच्छा टीचर को दिखा पाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। फोर मार्कर क्वेश्चन में 2 मार्कर 2 पूछ सकते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाले से, ठीक है। यस सर। रेगुलेटर कन्फॉर्मर्स, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों में आ सकता है, ठीक है।
पहला वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला पहला वाला, ये जो और ये जो ग्राफ है, जो ये ग्राफ वाला है ना, ये बायोम वाला है ना, ये ग्राफ याद रखना, ठीक है। बाकी आपने पूछ ही दिया है, डेफिक फैक्टर वगैरह, फैक्टर आ सकते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन में बन सकता है। और ज्यादा उम्मीद मुझे लग रही है कि इस बार जो सबसे पोटेंशियल क्वेश्चन 5 मार्कर बन सकता है वो इसी से बनेगा, इसी चैप्टर से, या इससे इससे और करके आ सकता है ना, इससे और करके एक बायोटेक से आ सकता है, एक इससे आ सकता है 5 मार्कर क्वेश्चन, और इसमें और कर करके आ सकता है, और करके अगर क्वेश्चन आएगा तो दूसरा ये भी दे सकते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला, ठीक है। और जो 4 मार्कर इस बार बन रहे हैं ना, उसमें 2 मार्कर क्वेश्चन करके पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आ सकता है, ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट। 2 मार्कर में आ सकता है यूरी हेलाइन क्या हो सकते हैं, स्टेनो हेलाइन क्या होते हैं, ये 2 मार्कर क्वेश्चन है सब, लेकिन बढ़िया से तैयार करके जाना, इससे आएगा काफी। सर ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में कैरिंग कैपेसिटी का क्या रोल है? कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एक पर्टिकुलर मतलब हर इकोलॉजी की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब पॉपुलेशन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, और उसके ऊपर कोई भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, कोई भी पॉपुलेशन को बियर करने की कैपेबिलिटी इकोसिस्टम के अंदर नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिल्ली की क्षमता ये है कि वो सिर्फ क्या बोलते हैं, 1 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को ही दिल्ली का जो पूरा एरिया है उसको प्रॉपर वाटर और फूड प्रोवाइड करा सकता है, तो उससे ऊपर वो नहीं, उससे ऊपर जाने पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना, और कोई फैक्टर कम हो जाएगा जिसकी वजह से लोग वहां से माइग्रेट होने लगे, ठीक है, इसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते तो सर ये रिसोर्सेज की वजह से होता है? हैं। रिसोर्सेज की वजह से कोई फैक्टर लिमिटेड हो जाएगा, उनमें से कोई सी भी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि दिल्ली में पानी की कमी हो जाए, बताओ, चेन्नई में हो गई थी लास्ट लास्ट टू लास्ट टाइम, 2 साल पहले, है ना, यस पॉपुलेशन की, सर। वाटर की स्कैरिसिटी हो जाएगी, बताओ लोग दिल्ली छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन है? यस सर। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं, लोग छोड़ के चले जाएंगे। देखा नहीं, कोरोना वाले टाइम पे माइग्रेट करने लगे लोग, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। सो वो मैंने लिखा था ना एक स्टेटमेंट कि नो इकोलॉजी और इकोसिस्टम हैव कैपेसिटी टू बियर अनलिमिटेड पॉपुलेशन after a certain time, after a certain population, the factor will become, some of the factor will become limited, and the process will become reverse.
सर और तो ऐसा कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो यस सर। बढ़िया से करना, है ना? और नेक्स्ट चैप्टर करना, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? और इसमें फिर से कोई डाउट हो आप देख लेना, पूछ लेना, ठीक है? वेटेज मैंने आपको यस बता ही दिया है ना, इसका कितना वेटेज है ना? और इससे आएगा जरूर, इसको बढ़िया से करके जाना, एग्जाम्पल जरूर से याद रखना, ठीक है? यस सर। थैंक ठीक यू है सर। लीना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट। वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।